Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 12th, our second chapter is going on, and today we will discuss about the physiological factors determining the speed. Okay, स्पीड के बारे में हम बात कर चुके थे, स्ट्रेंथ के बारे में बात कर चुके थे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द endurance activities. Okay, let's start the chapter. So, dear students, as you can see, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटर्मिनिंग एंड्योरेंस सहन शक्ति को बोलते हैं, सहन क्षमता को बोलते हैं. सो द वेरी फर्स्ट दैट इज़ एरोबिक कैपेसिटी, वाताक्षेपी ऑक्सीजन क्षमता. ठीक है, ऑक्सीजन मतलब कि जो एनर्जी को सस्टेन करती है लंबे टाइम तक. टू परफॉर्म एन एक्टिविटी कंटिन्यूसली एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द मसल्स विच कैन बी सप्लाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. किसी भी एक्टिविटी को कंटिन्यू लगातार करते रहने के लिए एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमारी मांसपेशियों के द्वारा, विच कैन बी सप्लाइड, जिसकी सप्लाई है, जिसकी आपूर्ति होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के उपलब्धता में. देयरफॉर इसी वजह से द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ O2 टू द वर्किंग मसल्स, एरोबिक कैपेसिटी फॉर एनर्जी लिबरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एंड्योरेंस परफॉर्मेंस. इसी वजह से किसी भी एंड्योरेंस सहन शक्ति की जो परफॉर्मेंस होती है, प्रदर्शन होता है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हमारे की जो वर्किंग मसल्स हैं, लाइक जो काम करने वाली मसल्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, उन मसल्स को क्या चाहिए, उन्हें मेंटेन एडिक्वेट सप्लाई, उन्हें प्रॉपर पूरे तरीके से उन्हें वो सप्लाई चाहिए, एनर्जी की सप्लाई मिलती रहनी चाहिए, फिर तभी वो उसको क्या है पूरा कर पाएंगे. और उस सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक कैपेसिटी, O2 ऑक्सीजन. सेकेंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन इनटेक के बारे में, ऑक्सीजन को ग्रहण करना. इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी टेकन बाय द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर. यह वह ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जिससे हमारे लंग्स बाहरी वातावरण से क्या है ग्रहण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. इफ़ द कंजप्शन, इफ़ द अमाउंट इज, क्या कह रहे हैं ऑथर कि इफ़ द अमाउंट इज मोर देन इट इज़ बेटर फॉर अचीविंग हायर VO2 मैक्स. ऑथर क्या कह रहा है कि हमारे फेफड़े जितनी ज़्यादा मात्रा में O2 को ग्रहण करते हैं, टेक करते हैं, उतना ही वो VO2 मैक्स के लिए उसे आगे और बढ़ाकर भेजने में सहायक होता है, बेटर होता, अच्छा होता है. द ऑक्सीजन इनटेक डिपेंड्स ऑन द वाइटल कैपेसिटी which further depends on the lung size, number of active alveoli, strength of the respiratory system, size of the chest cavity is not a limiting factor. ऑथर क्या कह रहा है, तो ऑक्सीजन इनटेक डिपेंड्स ऑन द वाइटल कैपेसिटी. ऑक्सीजन इनटेक जो कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, जो वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वाइटल कैपेसिटी, विच फर्दर डिपेंड्स, वाइटल कैपेसिटी मतलब आदर्श क्षमता, आगे चलकर वो फेफड़ों के साइज पे, एक्टिव जो रोम छिद्र होते हैं उनके संख्या, क्वांटिटी के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ द रेस्पिरेटरी जो श्वसन संस्थान है उसकी मजबूती के ऊपर, साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी से जो गुहिका होती है चेस्ट की, उसके ऊपर निर्भर करता है. और ये कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, इसे ट्रेनिंग के थ्रू घटाया बढ़ाया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कि ऑक्सीजन रिसीव करने के बाद उसे आगे किस तरीके बढ़ा के रखना है या लेके जाना है. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द वर्किंग मसल्स. ऑथर क्या कह रहा है कि हमारे फेफड़ों ने बाहरी वातावरण से जो ऑक्सीजन रिसीव करी है, उसके बाद हमारे हमें क्या, उसके बाद क्या काम होता है, उसे आगे हमारे वर्किंग मसल्स तक उसे ट्रांसपोर्ट करना होता है. द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ with the blood has absorbed from the lungs and the ability of the circulatory system carry this quickly to the working muscle. क्या कह रहे होता कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स किसके ऊपर निर्भर करता है, ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, विच द ब्लड हैज़ एब्जॉर्ब, जो कि हमारे ब्लड ने अवशोषित की है, फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से, एंड द एबिलिटी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो सर्कुलेशन संस्थान, रक्तचाप संस्थान है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी तेज़ी के साथ उसे वर्किंग जो मसल्स हैं उन तक उसे पहुँचा सकता है, लेके जाता है. The concentration of hemoglobin, which is 14 to 15% in the sports person, cannot be enhanced by training. ऑथर क्या कह रहा है कि ये आगे चल के हीमोग्लोबिन के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की अगर बात करें तो उसमें 14 से 15% उसकी मात्रा होती है और उसे किसी भी प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द हार्ट. वो हमारी जो हार्ट की कैपेसिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन अपटेक. ऑक्सीजन रिसीव कर ली, उसे आगे ले गया, अब उसे ऑक्सीजन को उद्ग्रहण करना, आगे उसे यूज़ कैसे करते हैं. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी एब्जॉर्ब एंड कंज्यूम बाय द वर्किंग मसल फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजन अपटेक. कि ऑक्सीजन की मात्रा जो हमने एब्जॉर्ब करी है एंड कंज्यूम बाय द वर्किंग मसल, वर्किंग जो मसल्स हैं, काम करने वाली मसल्स हैं, उसके द्वारा वो उसे किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से जो हम रिसीव कर रहे हैं ऑक्सीजन की मात्रा,
उसी को खर्च करने की जो वो कैपेसिटी होती है, मात्रा होती है, उसे बोलते हैं ऑक्सीजन अपटेक। द ऑक्सीजन अपटेक डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन विच इज फर्दर डिटरमाइंड बाय द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द मसल सेल। ऑथर क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन अपटेक डिपेंड्स किसके ऊपर निर्भर करता है, द रेट ऑफ द डिफ्यूजन के किसी मात्रा से वो ऑक्सीजन खत्म हो रही है, विच इज़ फर्दर डिटरमाइंड जो आगे चलकर निर्धारित होता है किसमें, बाय द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, हमारे रक्त की जो प्रवाह है उसकी मात्रा कितनी है, तेज़ी कितनी है, टेम्परेचर शरीर का तापमान कितना है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द मसल। मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेट है, मात्रा है, वो कितनी है। द ऑक्सीजन कंजप्शन स्पीड एंड अमाउंट डिपेंड्स ऑन द नंबर, साइज एंड मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट कैन बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग। ऑथर क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है, स्पीड, इसकी जो स्पीड और अमाउंट है, मात्रा उसकी तेज़ी है, डिपेंड्स ऑन द नंबर, साइज एंड मेटाबॉलिक कैपेसिटी, आगे चल के इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, एंड इट कैन बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग, और इसे प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट आता है एनर्जी रिजर्व्स, ऊर्जा का भंडारण। द एरोबिक कैपेसिटी विच डिपेंड्स अपॉन द मसल्स ग्लाइकोजन एंड शुगर लेवल इन द ब्लड। इफ द मसल ग्लाइकोजन लेवल फॉल्स बिलो ए सर्टेन लेवल, ऑथर क्या कह रहा है कि मसल ग्लाइकोजन लेवल का अगर किसी सर्टेन एक पर्टिकुलर लेवल से अगर कम हो जाता है तो देन क्या होता है, फटीग ऑकर्ड, तो तब वो कंडीशन होती है जबकि थकावट आती है। फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़, ऑथर क्या कह रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज द मसल ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन आर रिजर्व्स आर इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। फैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स, कि वसा को भी एक एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट इन सच अमाउंट, यह इतनी मात्रा में विद्यमान होता है, हमारे शरीर में उपस्थित होता है, विच कैन बी एग्जॉस्टेड ईजिली, कि बहुत जल्दी से इसे कन्वर्ट किया जा सकता है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। ओके, सो नेक्स्ट नंबर आता है हमारा लैक्टिक एसिड टॉलरेंस का। नंबर 2, लैक्टिक अम्ल सहन शक्ति। द एबिलिटी ऑफ टॉलरेट हायर कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिटरमिनिंग anaerobic capacity, as it is important for activities that last for about 40 seconds or more। ऑथर क्या कह रहा है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जो ही वह फैक्टर होता है जो किसी व्यक्ति में बहुत जल्दी से फैटिग्यू की मात्रा को लेके आता है। अब इसे सहन करने की जो एबिलिटी होती है, एक सिग्निफिकेंट फैक्टर, बहुत ज़रूरी कारक होता है इन डिटरमिनिंग एन एरोबिक कैपेसिटी, कि कम ऊर्जा वाली कैपेसिटी जो क्षमता होती है उसे निर्धारित करने के लिए यह फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है। एट इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर एक्टिविटी दैट लास्ट फॉर अबाउट 40 सेकेंड, क्योंकि यह उन एक्टिविटीज़ के लिए जो 40 सेकेंड या उससे ज़्यादा की एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एंड कैन बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग, और इसे किसी भी प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नंबर 3 पे आता है हमारा मोमेंट इकोनॉमी, की गतिविधियों का अर्थ प्रबंधन, के किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना है। द इकोनॉमिकल मोमेंट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। A runner who can run at a given pace with less energy expenditure can continue with the same speed for longer duration। उदाहरण के तौर पर अगर कोई धावक है, उसे दी अपनी एक तय स्पीड के साथ अगर वो कम ऊर्जा को खर्च करते हुए इतनी ही दूरी को अगर वो तय करता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो वो क्या कहलाता है, एक बहुत ही उसके जो मूवमेंट्स कहलाते हैं वो इकोनॉमिकल मूवमेंट्स कहलाते हैं। ए गुड टेक्निक स्पोर्ट्स एंड्योरेंस कैन सेव एनर्जी। ओके, उदाहरण के तौर पर आप एक एग्जांपल ऐसे समझिए, मान के चलो कोई स्विमर है, अगर कोई स्विमर मान के चलो कोई बिगनर है, तो वो हाथ पे तेज़ मारेगा तो उससे उसकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, लेकिन एक एक्सपीरियंस जो स्विमर होगा वो बहुत इकोनॉमिकल हाथ पैर उतने ही मारेगा जितने उसकी ज़रूरत है, इस वजह से वो अपनी एनर्जी को क्या है सेव कर सकता है। नंबर 4 पे आता है हमारा मसल कंपोजिशन, मांसपेशियों की संरचना। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स सच एज स्लो ट्विस्ट फाइबर एंड फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स। द स्लो ट्विस्ट फाइबर्स आर बेस्ट यूज फॉर एरोबिक एक्टिविटीज़, एरोबिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली, और एंड्योरेंस एक्टिविटीज सहन शक्ति की जो गतिविधियाँ होती हैं उनके लिए बेस्ट जो स्लो ट्विस्ट फाइबर्स होते हैं बहुत सूटेबल होते हैं। दे प्रोड्यूस स्मॉल लेवल ऑफ फोर्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि वो लंबे समय तक कम बल पैदा करते हैं जिससे कोई भी एक्टिविटी लंबे समय तक चलती है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से दे आर बेटर सूटेड फॉर एंड्योरेंस एक्टिविटी, इसी वजह से वो बेटर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं लंबे समय की गतिविधियों वाले के लिए। ओके, सो या गाइड आपकी ये हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर के लचक को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में। सो थैंक यू।